आप लोगों का, मीडिया का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। आज इस नहज पे हम पहुंचे हैं कि जालिमों, कातिलों को हम कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें अपनी मंजिल नजर आ रही है। वो शख्स जो क्रिमिनल है, मर्डरर है, जो सिंध में फसादात कराना चाहता है, जिसके लिए सबूत और शवाहिद मिल चुके हैं कि उन्होंने लोगों को असला दिया, कराची के अंदर लियाई में कत्लेआम में मुलविस रहे, मलीर में जो वाक़यात हुए उसके एतराफ़ी जो लोगों ने एतराफ़ जुर्म किया है वो सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। इंग्लैंड में मर्डर हुआ डॉक्टर साहब का और सारी चीजें फाइनलाइज हो रही हैं वहाँ पे, तो वो फाइनलाइजेशन से पहले मेरा एक इनपुट चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के जो भी MNA मिनिस्टर्स हैं, अगर उनकी कोई एक्टिविटीज़ उनके साथ है, जो लोग खुद उनके हलीफों को गालियाँ दे रहे हैं, गलत बयानात इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और उनके साथ जो लोग हैं वो किस हैसियत में हैं। ब्रिटेन के मेहमान नवाजी में जो एक शख्स का ठहरा हुआ है सेफ एंड सिक्योर माहौल में, और उसकी वजह से जो टोटली पाकिस्तान इनसिक्योर हो गया है, स्पेशली कराची जिसमें रहने के काबिल नहीं रहा। असले की नुमाइश के हवाले से जो लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने एतराफ़ी जुर्म किए हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनको असला जो है वो प्रोवाइड किया था, पैसे दिए थे, वो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक हुई। ये माफिया स्टाइल के लोग यहाँ आके प्रोटेक्शन लेके और अपने मुल्क में तबाही फेर रहे हैं। एक आदमी अगर वो, तो आप कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में नहीं, लेकिन शर्जील मेमन के हवाले से हमें वजाहत चाहिए थी कि वो बताएं कि वो क्यों साथ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। वो सियासत ही क्या सियासत होगी पाकिस्तान में, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कराची, सिंध, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में अपने अल्फाज के तीर चलाते नज़र ना आए। और बकौल उनके, जैसे आपने देखा था कल उन्होंने जो हमें एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए प्रोग्राम में बताया था कि वो 2 ब्रीफ केसेस लेकर लंदन गए हैं और लंदन बकौल उनके लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और हाउस ऑफ कॉमन्स में आई थिंक कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। उनकी कुछ मुलाकातें हैं, कुछ खिताबात हैं, कुछ जलसे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी वो ये कि उनकी वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड वालों से भी मुलाकात है। ये बात मैं आपको भी याद दिला दूं कि उन्होंने अपने 12 इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है, और उसके बाद इस बात की कंफर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी आई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात का इकरार किया, बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड के कुछ लोगों ने लंदन में ये बयान दिया है और इस बात की तस्दीक की गई है कि कराची से ISI ने एयरपोर्ट से 2 लोगों को गिरफ्तार किया बाकायदा तौर पर, जिन पे उन्हें शक था कि वो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं। सो बेसिकली 2 अरेस्ट हुए हैं यहाँ पर, और अब बहरहाल डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को किसकी बैकिंग है, वो किससे ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या फिर उनकी पार्टी बेहतर जानती होगी। इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत आज उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया एक बार फिर, और उन्होंने ये कहा है वज़ीर आज़म से मुलाकात में कि हमें बताया जाए कि आखिर वो किसकी बैकिंग से ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर मैं ये कहूँगी बातचीत हो रही है तो वो है सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब, जिनके ऊपर कहा गया है कि बताएं कि वो क्यों गए हैं। बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई है, वो हीथ्रो से परवाज़ करके कराची की तरफ वापस आ रहे हैं, और उनके बकौल उन्होंने कहा 300 लोगों का जहाज़ था, मेरे बैठ जाने पर इतना एतराज़ क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पर्सनल कैपेसिटी में गया था और चीफ मिनिस्टर के बुलाने पर वापस आ रहा हूँ। बात करेंगे मुल्क के हालात, अपनी लोग अपनी सियासत में मगन, और पाकिस्तान दिन ब दिन बद से बदतरफी की तरफ जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, आज काबीना के इजलास में दबे अल्फाज में वजीर आजम ही कह गए कि हाँ ये बात तो सच है, ना हम करप्शन को ख़त्म कर सके ना महंगाई को। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा, यही कहा होगा यकीनन, क्योंकि मुझे याद है एक बार उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना जहाज़ तलाश कर रहा था कहीं जाने के लिए, लेकिन वो रहमान मलिक साहब लेकर कतर जा चुके थे। तो जो वजीर दाखिला वजीर आजम के अंडर ना आता हो, वो सूबाई वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को क्या फंदा डालेंगे। एक छोटा सा वक्फा, ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब और मारवी मेमन।
नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मारवी मेमन साहिबा, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली रह चुकी हैं। अपनी मर्जी से इन्होंने रिजाइन किया और उसके रीजंस बड़े ऑब्वियस है, सारी दुनिया को पता है। आई लाइक टू वेलकम हम मारवी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमें सेनेटर ताहिर मशहदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही सीनियर मेंबर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और उनके साथ साथ हमें तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर मेंबर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को वापस लिए चलती हूँ वहां पर जहां से फैसल के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ था ईद से पहले। मेरे शो फैसल रजा आब्दी ने ये कहा, सेनेटर साहब ने ये फरमाया कि 18 फरवरी 2008 के बाद से लेके अब तक अगर मेरे कायद पर, कोट एंड कोट, मेरे कायद पर 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो मेरी नस्लें जो है वो सियासत नहीं करेंगी। ये किसने स्टेटमेंट? ये फैसल रजा आब्दी की स्टेटमेंट है। सेनेटर साहब ने फरमाया मेरे कायद सीरियसनेस, बैठे हुए आप, तो 15 दिन हो गए हैं, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। मेरे ख्याल से क्यों नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, बट आप क्या कहेंगी मारवी? दिस इज ही एंड ही इज वेरी सीरियस बाय द वे। वो कह रहे हैं मैं वजीरों को दिफा नहीं करता लेकिन मेरे कायद के लिए। ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैक्स बड़े अच्छे छुपाए हुए हैं तो उनको यकीन है, क्योंकि छुपाए भी तो खुद ही होंगे ना, फैसल ने खुद ही छुपाए होंगे, तो फैसल को यकीन है कि कुछ मिल नहीं सकता, तो प्रॉब्लमली मुश्किल होगा कुछ ढूंढना, डेफिनेटली ट्रेसेस। हाँ, ट्रेसेस ढूंढना मुश्किल होता है। मुझे बताएं आप क्या कहेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, आप इस चीज को सीरियसली इसका मुझे जवाब दे सकते हैं? वो कह रहे हैं अगर मेरे कायद पे, सदर पाकिस्तान पे 1 रुपए भी करप्शन साबित हो गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों पे चीज़ें साबित होती हैं वो बड़े अनाड़ी लोग होते हैं। जो लोग खिलाड़ी होते हैं उन पे चीज़ें साबित नहीं होती, पहली बात तो ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई ने जो कहा है कि अगर कोई करप्शन साबित हो जाए, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि जब आप पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं तो आप सदारती जो इम्यूनिटी आपको हासिल है, जो इस्तिस्ना हासिल है, आप फ़ौरन उसका ग़िलाफ़ पहन लेते हैं, उसको बतौर शील्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इतने ही पाक साफ़ हैं तो आपको बिल्कुल पब्लिकली ये बात कहनी चाहिए कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया जाएगा मैं पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से मैं उसको फेस करूँगा, मुझे कोई सदारती इस्तिस्ना की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जवाब दूंगा, मैं अपनी क्लियरेंस दूंगा और मैं पाकिस्तान की आवाम के सामने सुरखरू होऊंगा। ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, ये आपके जो मीडिया के टॉक शोज हैं उन पे तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इन रियलिटी अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मैं भी दावे से ये बात कहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसे कई केसेस मौजूद हैं कि जिनके सिरे, जिनके ताने बाने जो हैं वो सदर हाउस से मिलते हैं। मैं ये बात वसूख से साबित कर सकता हूँ, अगर ना साबित कर सकूँ तो मैं भी बिल्कुल अपनी सीट छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। Okay, now that is something very serious. मैं फिर आपको ये बता दूं कि कमिंग वीक में मैं आपके पास ही आ रही हूँ फैसल, मैं अभी आपके पास ही आ रही हूँ। कमिंग वीक में तारिक साहब असेंबली का सेशन जारी है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो जरा इसके ताने बाने इकट्ठे कर ले और फैसल जो है वो उसके जवाब लेके आ जाए। अगर फैसल ने भी अपनी आगे सियासत करनी है, वो कहते हैं मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से के किसी सीनियर बंदे ने आज से पहले ऐसी बात नहीं की, एटलीस्ट ऑन माई शो। सबसे अब मेरी बात सुनिएगा और सुने अब मेरी तफसील से सुनिएगा, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है। जी हाँ। पहले तो इनसे मैं गुजारिश करूं कि सदारती इस्तिस्ना आया है 2009 से, 2008 के आखिर से, ठीक है, जब ये पिछले इल्ज़ामात लगाए थे जिसपे इनके कायदीन किताबों में इकरार करते रहे कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी, तो उस वक्त इनके पास 3 साल की हुकूमत थी, इनके जजेस भी अपने थे, इनके पास 2/3 अक्सरियत भी थी, और इन्होंने दुनिया का वो तमाम जुल्म जो हो सकता था किया। सुने मेरी बात सुने, बीच में नहीं बोले आप। नहीं बोल सकते हैं, क्या हो गया? अपनी नहीं सुने ना, अपनी आप मेरे उस्ताद, मैं शागिर्द नहीं हूं, मैं आपको कोई ना कोई बात बता सकता हूं बीच में। नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लूं ना, आपने कर लिया, मुझे करने देना। आप माशाल्लाह आप लोग, मैं आगे आ रहा हूं ना, आप 3 साल में साबित नहीं कर सके, क्या आप दुनिया को ये बताएंगे कि आप इंतहाई नाअहल तरीन लोग थे? आपकी क़यादत इंतहाई नाअहल तरीन क़यादत थी जो इल्ज़ामात लगाने के बाद भी साबित नहीं कर सकी। उसके बाद 11 साल मुशर्रफ साहब बैठे रहे, क्या वो ये बताएंगे कि वो नाअहल तरीन लोग थे? उसके बाद अब आज़ाद अदलिया बैठी है, इस्तिस्ना तो अब शुरू हुआ है मेरे भाई, ये तो कोई कल के इल्ज़ामात तो नहीं है। हाँ, 18 फरवरी 2008 से लेके आज तक जरदारी साहब की जात से मुंसलिक करप्शन का एक भी सबूत लाइए, बिस्मिल्लाह। और एक और मैं आपको बात बताऊं, मैंने चैलेंज किया था उस वक्त, ये लिहाफ पे ओढ़ के सो रहे थे, 3 दिन का मैंने वक्त दिया था, उस वक्त तो कोई नहीं निकला, लेकिन अब भी इनको दावत है। ये मैं अब ये टाइम बढ़ाता हूं और 1 महीने तक लेके जाता हूं 18 करोड़ आवाम के लिए। एक बात मैं आपको बताता चाहूं जैस्मीन, और ये लिखे किताब के अंदर,
اس وقت 4 سال میں اور خصوصاً پاکستان کی سیاست میں جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان پہ ہونے والے پروگرام اور ان پہ ہونے والے ٹاک شوز اور پاکستان کی 18 کروڑ عوام نے اللہ کے بعد اس سرزمین پہ بسنے والے حاضر لائیو لوگوں کے اندر جس کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا اس کا نام زرداری، جس پہ سب سے زیادہ تہمتیں لگائی گئی اس کا نام بھی زرداری، جس پہ سب سے زیادہ الزامات عائد کیے گئے اس کا نام بھی زرداری، اور پھر بھی اگر کوئی سامنے سے خالی ہاتھ آ جائے تو اس کو اللہ کی زبان میں کہتے ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب تو کچھ سدھر جاؤ، کچھ سمجھ کر لو میرے بھائی۔ میں اس لیے نہیں کہا، میں نے الزام اس لیے نہیں، میں نے دعویٰ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اپنے جلسوں میں باقاعدہ میری قیادت پہ گالیاں دے رہے تھے یار۔ میں ایک کارکن ہوں، ایک غیرت مند کارکن ہوں، کسی کی قائد کو گالی دے تو قائد ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک کارکن ہوں، میں آپ کو کھلے عام دعوت دیتا ہوں، تانے بانے تو چھوڑو، ثبوت لے کے آؤ۔ تانے بانے اگر میں نکالنے پہ آ گیا نا تو پھر فیکٹری کہاں سے چلی تھی، بھٹی کہاں سے لگی تھی، باہر پیسہ کب گیا تھا، دھماکے کب ہوئے تھے، لاؤ پھر اپنے قائدین کو میرے سامنے، پھر میں تانے بانے دکھاؤں گا تانے بانے کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرانی باتیں نہیں کریں نا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ پرانی باتیں نہیں، میرا بھائی ہے، میں اس سے پرانی باتیں نہیں کرتا۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 2008 کے بعد میں ایسے کوئی کیسز ہیں اسلام آباد میں جن کے تانے بانے افغان صدر سے ملتے ہیں، اور میں دیکھیں میری بات سنیں، اس کو باتیں نہیں کرنا نا۔ پھر میں نے دیکھیں میں نے 3 دن کا، میری بہن میں نے 3 دن کا ٹائم دیا، میں اس کو 1 مہینہ دیتا ہوں، چلو 1 مہینہ دیا میں نے اپنے بھائی کو، 1 مہینے میں لے کے آؤ طارق صاحب، میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ جو استثناء کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی ثابت نہیں کر سکے، یہ ججز جو ہیں اس وقت بالکل انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، اور اس وقت جو کیسز کھلے ہیں، جو نیب کے کیسز کھلے ہیں، جو سوئس عدالتوں کے کیسز کھلے ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کیا ہمارے خریدے ہوئے جج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ استثناء کا جو ہے وہ پردہ لے رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ شیلڈ استعمال کر رہے ہیں استثناء کی۔ یہ باتیں آپ پیچھے کی باتوں کو چھوڑیں، یہ آج کی بات ہے، اور جو کیسز کی بات ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو کرپشن کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی صدر جو ہے وہ ڈائریکٹ کرپشن کے اندر اس طرح انوالو نہیں ہوتا کہ خود بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ وہ ڈیلنگ کر رہا ہو۔ تو پھر صدر کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ رکے ایک سیکنڈ، پھر صدر کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ نہیں میری بات سنیں، میرا نقطہ یہ ہے، نہیں ایک منٹ تھوڑا سا میں آپ سے صرف ایک سیکنڈ لوں گا۔ صدر صاحب میرے بھائی میری بات سنو، ہم اس لیے صدر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ملک کی جو ہماری ریاست ہے اس کے سربراہ ہے۔ میرے بھائی میری بات سنو، وہ لاہور کے جلسے میں آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ میری بہن بھائی بات یہ ہے، دیکھیں ہم تو شروع سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قیادت کو علیحدہ کریں، صدر ہاؤس کو پارٹی کا شریک چیئرمینشپ وہاں پہ آپ نہ دیں، جب آپ پارٹی کے چیئرمین بھی آپ بنیں گے، صدر بھی آپ بنیں گے، یقیناً آپ مقدس گائے نہیں بن سکتے۔ اگر مقدس گائے بننا چاہتے ہیں تو صدر کسی اور کو بنائیں، پارٹی کا ہم ایک شخص کی کرپشن سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا ملک کی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، دیٹ از دی ریالٹی۔ ادارے ڈوب رہے ہیں، معاشرتی کرپشن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ It's very important. ٹھیک ہے، ایکچولی جو بات فیصل نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ پروو ہوئیں چیزیں، دیکھو جب تک چیزیں پروو نہیں ہوں گی تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، کیونکہ باتیں تو سب کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو بہت بڑا یقین ہے کہ وہ شخص کرپٹ ہے، لیکن جب تک اس کو پینلائز نہیں کیا جائے گا، پنش نہیں کیا جائے گا کرپشن کے لیے، تب تک وہ اسکاٹ فری، تب تک وہ ہمیشہ یہی کہہ سکیں گے جی ہمارے خلاف تو کوئی چیز پروو ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہیں گے I think it's very important. وہ بار بار استثناء کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، وہ بعد میں ہو جائے گا استثناء۔ جی ایک سیکنڈ فیصل، ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں استثناء کو، but it has to be proven now. تو طارق آئی تھنک اب آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ آپ نے پوری قوم کے سامنے ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ ایک نیک کام کرنے آپ نکلیں تو اب آپ کر بھی چکے ہیں، اب پیچھے نہ ہٹیں۔ بالکل آن کرتا ہوں جی، اب میری بات سنیں، جی میں سن رہی ہوں فیصل، میں آپ کی بات سن رہی ہوں۔